नमस्कार विद्यार्थियों, बीए पार्ट फाइनल पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट में आज हम अध्ययन करेंगे अरस्तु के परिवार और संपत्ति संबंधी विचारों का। आप सभी जानते हैं कि ये यूनानी विद्वान प्रथम राजनीतिक विज्ञानी कहलाता है। फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहलाते हैं। प्लेटो जैसे राजनीतिक दर्शन का पिता है, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है, वैसे ही अरस्तु फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है। अब ये चर्चा हमने इसलिए की कि इस सब्जेक्ट को साइंस बनाने के लिए जो बेसिक्स हैं उस मामले में अरस्तु के बेसिक्स बहुत परफेक्ट हैं कि वो इस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस देता है कि परिवार और संपत्ति जो हैं वो बेसिक नीड्स हैं। इससे परे रहना मनुष्य समाज के लिए संभव नहीं है, मानव जाति के लिए। जैसे राज्य नैसर्गिक संस्थान है, परिवार नैसर्गिक संस्थान है, ऐसे ही संपत्ति संस्थान भी बहुत नैसर्गिक है और बहुत जरूरी है, अनअवॉइडेबल है। इससे मतलब परे नहीं, जीवन की कल्पना संभव नहीं है। परिवार और संपत्ति दोनों को अरस्तु मानता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए दोनों एसेंशियल हैं। इसके बिना पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो सकती, व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। मनुष्य बौद्धिक प्राणी है, मनुष्य को वो सारे अवसर जो उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी हैं वो परिवार से ही आते हैं और संपत्ति से वो सीखता है। परिवार राज्य का आधार है क्योंकि परिवार से समाज बनता है, समाज से नगर बनता है, नगर से राज्य बनता है। परिवार सामाजिक जीवन की हायरार्की में, सोशल लाइफ में सबसे फर्स्ट है। हायरार्की में एक हायरार्की है जीवन की और उसमें फैमिली जो है वो फर्स्ट पॉइंट है उस हायरार्की का। फिर उससे कुटुंब बनता है। ये चूंकि मनुष्य को जन्म से ही उसका जो सामाजिकीकरण है उस प्रक्रिया को पूर्ण करने में परिवार की बहुत अहम भूमिका रहती है। तो नागरिक, जब एक साधारण व्यक्ति, एक साधारण बच्चा जब नागरिक बनता है, नागरिक का मतलब क्या है? सिटीजन। तो एक बीइंग से जब वो एक सिटीजन बीइंग बनता है तो उस सारा प्रक्रम जो है उसको संपादित करने का कार्य प्राथमिक स्तर पर फैमिली करती है, परिवार करता है। यानी व्यक्ति को नागरिक बनाने का काम प्राथमिक रूप से परिवार करता है। परिवार एजुकेशन और डेवलपमेंट दोनों के लिए प्राइमरी लेवल पे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवाता है। प्लेटो परिवार को व्यक्ति और राज्य की प्रगति के विकास में बाधक मानता है, परिवार को खत्म कर देता है, जबकि अरस्तु इसको मस्ट मानता है, उचित, आवश्यक और प्रेरणा का स्रोत मानता है। अरस्तु वो गलती नहीं करता है जो प्लेटो करता है। वो यहाँ वैचारिक पलायन कर जाता है, सांसारिक लोक से पलायन कर जाता है प्लेटो। इसीलिए प्लेटो फिलोसोफर है, लेकिन अरस्तु साइंटिस्ट है। वो जो बेसिक चीज है, जो इंद्रिय गम्य ज्ञान है कि नहीं, ऐसा कोई इतिहास देखने पे पता नहीं चलता कि ऐसा कोई समाज रहा होगा जो बिना परिवार के रहा होगा या बिना संपत्ति के रहा होगा। इसलिए इस संस्थान से समझौता नहीं किया जा सकता। अरस्तु परिवार को एक त्रिकोणात्मक रूप में देखता है, पति और पत्नी, पिता और बच्चे, स्वामी और दास। अब परिवार में वो क्या मानता है? जैसे स्त्री पुरुष, पिता और बच्चे, स्वामी और दास, इन सब से मिलके क्या है? जो समूह बना वो क्या है? परिवार है। तो आधुनिक परिवार से परे अरस्तु का जो परिवार है वो, वहां पे आपको स्त्री पुरुष, पिता बच्चे के अलावा स्वामी और दास का संबंध भी देखने को मिलेगा।
पुरुष परिवार का संचालक और श्रेष्ठ संचालक है। पुरुष का गुण है आदेश देना और स्त्री का गुण है आज्ञा पालन करना। स्त्री और पुरुष अंतर्निर्भर हैं। उनकी अंतर्निर्भरता हमको फिजिकल और सेक्सुअल रिलेशंस में देखने को मिलती है, इमोशनल अटैचमेंट और डेवलपमेंट में मिलती है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के रूप में भी देखने को मिलती है। इस तरीके से परिवार और विवाह संस्था है वो उपयोगी है, उसका रहना बहुत जरूरी है, मस्ट है। वो विवाह के लिए स्त्री पुरुष के आयु निर्धारण की बात भी करता है। विवाह शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने पर ही किया जाए, ये अरस्तु आज से 2000 साल पहले इस चीज को इम्पोर्टेंस देता है। और इससे क्या होगा कि शारीरिक और मानसिक परिपक्वता से जो संतान प्राप्त होगी वो श्रेष्ठ संतान प्राप्त होगी और सुदृढ़ पीढ़ी का निर्माण होगा। पिता पुत्र संबंध से परिवार में अनुशासन आएगा और नियंत्रण की सृष्टि होती है। अच्छा पिता संतान की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उसको उचित मार्ग पे लाता है और भटकाव से रोकता है। इसलिए पिता अनुशासन और प्रेम दोनों का प्रयोग करता है परिवार में। अब स्वामी और दास संबंध की बात करते हैं। दासता को वो स्वाभाविक और नैतिक मानता है। ये मानता है कि स्वामी बुद्धिमान होते हैं, दास विवेक शून्य होते हैं। स्वामी और दास दोनों के हितों की साधना इस संबंध से होती है। दासों के विकास के लिए उस पर स्वामी का शासन बहुत जरूरी है। दास एक तरीके से जीवित संपत्ति है। तो यहाँ संपत्ति में भी हम पढ़ेंगे कि वो निर्जीव और सजीव दो तरह की संपत्ति मानता है। तो दास एक जीवित संपत्ति है जो स्वामी की सेवा करे और स्वामी के सानिध्य में दास का और परिवार के अन्य सदस्यों का विकास और कल्याण संभव है। अब संपत्ति की बात करते हैं। संपत्ति पारिवारिक और सामाजिक जीवन के लिए जड़ वस्तुओं का संग्रह है। व्यक्तिगत संपत्ति सामूहिक संपत्ति से ज्यादा उपयोगी है और उसका प्रयोग सामाजिक क्षेत्र में परंपराओं रीति रिवाजों के द्वारा और राजनीतिक क्षेत्र में उचित कानूनों द्वारा नियंत्रित होना बहुत जरूरी है। ये तभी इसकी उपादेयता है जब वो सोशली और पॉलिटिकली कंट्रोल्ड हो। यदि प्रॉपर्टी कंट्रोल्ड नहीं है तो फिर जो प्लेटो कहता है वो बात हो जाएगी, फिर संपत्ति के सामूहिक स्वामित्व की बात होने लगेगी। लेकिन अरस्तु निजी संपत्ति की बात करता है। सामाजिक अर्थव्यवस्था का एक सामान्य अंग है निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी। प्रकृति के द्वारा ही व्यक्ति को संपत्ति प्राप्त करने की प्रवृत्ति दी हुई है। ये नेचर इंसान में कहां से आई? बाय नेचर है, मतलब नैसर्गिक है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी प्रॉपर्टी को गेन करेगा, अचीव करेगा, एक्वायर करेगा। परिवार के अस्तित्व और उसके सुचारू संचालन के लिए प्रॉपर्टी बहुत जरूरी है। सद्जीवन का एक आवश्यक साधन, ये उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि सद्जीवन का एक आवश्यक साधन संपत्ति है। मनोवैज्ञानिक आधार पर भी वो इसका अरस्तु समर्थन करता है क्योंकि इसमें व्यक्तियों में नागरिक उत्तरदायित्व की भावना आती है और राज्य के प्रबंधन संपत्ति के बिना संभव ही नहीं है। ये आप देखते हैं कोश की जो भूमिका है भारतीय राजनीति विचारकों में, वही भूमिका यहाँ पर अरस्तु मानता है कि राज्य प्रबंधन में निजी संपत्ति का होना बहुत जरूरी है। लेकिन अरस्तु मानता है कि संपत्ति सीमित होनी चाहिए, असीमित नहीं होना चाहिए। और संपत्ति प्राप्त जो भी करें उसके कई रूप हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप भी हो सकते हैं संपत्ति प्राप्त करने के और अप्राकृतिक भी हो सकते हैं। प्राकृतिक रूप में क्या मानता है? जैसे कृषि है, पशुपालन है, शिकार है। और अप्राकृतिक क्या है? जैसे व्यापार को वो अननेचुरल मेजर्स में से मानता है। फिर अरस्तु इस पर भी विचार करता है कि संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। जैसे संपत्ति का वितरण निजी हो सकता है लेकिन उपभोग, उसका कंजप्शन जो है वो कलेक्टिव हो सकता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन तो क्या है? प्राइवेट हो लेकिन उसका कंजप्शन कलेक्टिव हो। दूसरा ये भी हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन तो कलेक्टिव हो लेकिन कंजप्शन प्राइवेट हो। तीसरा ये हो सकता है कि डिस्ट्रीब्यूशन भी कलेक्टिव हो और कंजप्शन भी कलेक्टिव हो। अब हम देखते हैं संपत्ति से संबंधित अरस्तु के अन्य विचारों में
कि संपत्ति को वो व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के रूप में भी देखता है। संपत्ति के अभाव में वो मानता है कि उदारता नहीं आ सकती, अतिथि का सत्कार नहीं कर सकते। संपत्ति आवश्यक है, हालांकि साधन मात्र है, और प्लेटो की तरह वो संपत्ति को समाप्त नहीं करना चाहता, संपत्ति के साम्यवाद की बात नहीं करता, संपत्ति का संतुलित वितरण है उसकी बात करता है। यदि संपत्ति को शासक निजी हित और लाभ के लिए प्रयोग करेंगे तो इससे राज्य का विनाश हो जाएगा। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो के विचारों से सहमत नहीं है कि व्यक्ति, राज्य और समाज के विकास के लिए संपत्ति या परिवार को सार्वजनिक उपयोग की वस्तु बना दिया जाए, और यही कारण है कि अरस्तु इस बेसिक चीज से कभी समझौता नहीं करता। इसीलिए वो उसके जो विचार हैं वो बहुत इंद्रिय गम्य विचार हैं, अनुभव परक विचार हैं, और इसीलिए वो यहाँ इस राजनीति शास्त्र को विज्ञान बनाने का कार्य करता है। धन्यवाद।